किसान संगठनों और सरकार के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत जारी। बैठक के पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और ओडीओपी के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। कहा, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया पैकेज। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 89,73,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट पहुंचा 94.11%। और प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतगणना जारी। शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों के लिए 1 तारीख को हुआ था मतदान। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए आज विज्ञान भवन में एक बार फिर से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 32 संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू हो गई है। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गतिरोध की सुलझने की उम्मीद जताई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बैठक से सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने आज चौथे दौर की बैठक है और इससे पहले श्री तोमर ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विचार विमर्श किया था। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती। स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। एक तरफ जहां दिल्ली में किसान बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं बरेली में किसान सरकार के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने बिल को समझा नहीं है। किसानों का कहना है कि यह बिल किसानों को बिचौलियों से बचाने में और आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमें लगता है उन्होंने बिल नहीं पढ़ा है, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके ये एक प्रायोजित आंदोलन लग रहा है जिसका कोई किसान से लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और एंडेवर जैसी गाड़ी प्रदर्शन में आ रही है, किसानों के पास कहाँ रखे। हम भी मोटरसाइकिल चलते हैं। देखो, मोदी जी का शुरू से उद्देश्य था कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और हमें लगता है कि इस बिल में उन्होंने जिस तरीके के परिवर्तन किए, किसान की आय दोगुनी होने में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को जो कोई गवर्नमेंट आज तक ना पूछ रही, आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए साल में 6,000 रुपये दे रहे हैं। बालकन के और वजीफा मिलना शुरू हो रहे हैं। हमारी फसलन को उचित मूल्य की व्यवस्था कर रहे हैं। अब जब किसानन के क्षेत्र में जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, एक संग तो सब परिवर्तन नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वह किसानन के हित में बढ़िया ही करेंगे। हमें लगता है उनने बिल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। वे सिर्फ और सिर्फ लोगों के बहकाए में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल से उनको कोई लेने देने ना है। हमें तो लगता है कि मोदी जी अभी तक तो कोई काम उन्हें खराब करा नहीं है। किसानों के हक में किसी वे अब सब काम अच्छे ही करें। जो भी बिल लाए सब सही लाए और ये भी बिल अच्छा ही होगा। विपक्षी लोग कर रहे हैं बहकावा, बाकी आज तक तो मोदी जी ने जितने भी बिल लाए हैं, कोई भी काम करा है किसानों का, सब किसानों के पब्लिक के हक में ही करा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की लघु, छोटी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को ऋण प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमारा प्रयास है इसका लाभ लेकर हम उद्यमियों की समस्या को दूर करें। अपने इस अभियान में हम सफल भी हो रहे हैं। इस योजना का लाभ सभी तबकों को मिल रहा है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने प्रदेश में एक साथ आज 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण
यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, जिसमें 3,24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत जहां ये ऋण वितरित किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपए की योजनाओं को करोड़ रुपए की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। यानी कुल देखा जाए तो 3,54,825 MSME इकाइयों के लिए रुपये 10,390 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की एक कार्यक्रम आज ये संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग मिल रहे लोन का लाभ लेकर अपने काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करें। उन्होंने कहा कि अभी तो आप लोगों को छोटा लोन मिल रहा है, आप सभी लोग अपने काम को आगे बढ़ाकर समय से लोन अदा करें और आगे बड़े लोन का लाभ लें। आप सभी लोग अपने कारीगरों को ट्रेनिंग भी दिलाएं। MSME विभाग सभी को ट्रेनिंग की सुविधा भी दे रहा है। कार्य विस्तार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करें। हम सब जानते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इस वित्तीय वर्ष में 16,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज 5,000 प्रशिक्षणार्थियों को उनके परंपरागत कारीगरी, हस्तशिल्प या फिर व्यवसाय से संबंधित टूल किट का वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। यह टूल किट्स हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कार्यक्रमों का यह हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास पर कुछ उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। इसके तहत कुल 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसमें 3,24,911 नई MSME इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना में 1,316 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 89,73,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40,726 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.11% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। मोहनलालगंज सांसद पुत्र आकाश किशोर उर्फ जेबी की स्मृति में एवं नशा मुक्ति समाज बनाने के आंदोलन के प्रथम संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों की संख्या में युवाओं को संकल्प दिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा एवं परिवार में नशे की प्रवृत्ति से समाज एवं राष्ट्र को अपूरणीय क्षति होती है। इस अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हर एक नागरिक के लिए इसका अनुसरण करना आवश्यक था। व्यक्ति इसके अनुसार उस आश्रम के अनुसार आचरण करता था,
और उसके अनुसार व्यवस्था का संचालन करता था। सर्वत्र सदाचार था, लोगों में खुशहाली थी। समय के अनुरूप लोग नई व्यवस्था के साथ आए। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग व्यवस्थाएं हावी होती गई, लेकिन एक जो चिंता का विषय आज भी हम सबके सामने है और वह मन के बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चिंता व्यक्त की थी कि नशा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को निकल रहा है। एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश के युवा पीढ़ी के आचरण, उनके कृतित्व से देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के अंदर किस प्रकार का भाव है, वह उस समाज और उस राष्ट्र के भविष्य को स्पष्ट कर देता है। नशा करने वाला युवक या नशा करने वाला परिवार न केवल अपनी क्षति करता है बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को जागरूकता के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। इसका केवल मात्र एक उद्देश्य है, नशा मुक्त समाज बनाना। नशे की वजह से पूरे देश में जो नौजवान पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। उसी में मेरा बेटा भी आकाश किशोर उर्जेवी नशे के कारण वो शराब लेने लगा था, जो हम लोग नहीं जान पाए, और बाद में उसका लीवर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई विगत 19 अक्टूबर को। तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम एक नशा मुक्त समाज बनाएंगे। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको नशा करने से रोकेंगे, और हर महीने जो 1000 लोग आज संकल्प ले रहे हैं वो एक एक आदमी को और जोड़ेंगे। तो दूसरे महीने में 2000, तीसरे महीने में 4000, फिर 8000, इस तरह एक साल में लगभग 20,48,000 लोग हमारे इस मूवमेंट से जुड़ेंगे, जो ये संकल्प करेंगे हम नशे का सेवन नहीं करेंगे। माननीय सांसद कौशल किशोर का जो अभियान है कि हम नशा मुक्त समाज करेंगे, तो उसके लिए हम सभी युवा आगे बढ़ते हुए आए हैं कि हम नशा को हाथ नहीं लगाएंगे। छात्र जीवन में होता है कि लोग नशे के लत में आते हैं, लोग स्वीटी खाते हैं, लोग पान मसाला खाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे जिससे हमारा समाज बेहतर हो सके। युवा जो है एक शक्तिशाली पीढ़ी बने, जो आने वाले समय में अपने देश की रक्षा कर सके, अपने प्रदेश की रक्षा कर सके। और इस अभियान से कोशिश करूंगा मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं, जिससे नशा मुक्त समाज बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें मेरी सादर श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में उन्होंने अतुलनीय भूमिका निभाई। सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें नमन। देश की आजादी में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग दिवस के मौके पर देशवासियों से दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए एक बेहतर और अनुकूल दुनिया बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र का इस वर्ष की थीम बनाएं बेहतर कल। दिव्यांग समावेशी, सुलभ और सतत कोविड के बाद की दुनिया की ओर आगे बढ़ते हुए आइए हम सामूहिक रूप से अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहें और अपनी दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए इस दुनिया को और अनुकूल बनाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि दिव्यांग लोगों को जज्बा और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। सुगम्य भारत पहल के तहत कई कदम उठाए गए हैं जिनसे हमारी दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। अभी लेते हैं एक विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान।
इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। साल 2020 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का ऐलान किया गया है। मणिपुर के थोबुल जिले के नुगपोंग स्मेकमे थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। देश भर के 16,671 पुलिस स्टेशनों में प्रभावी कामकाज को और अधिक प्रोत्साहन करने और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप केंद्र सरकार देश भर के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों का डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के जरिए चयन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कच्छ में आयोजित देश भर के पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में इस आशय का संकल्प व्यक्त किया था। इस वर्ष की सूची में तमिलनाडु के सलेम शहर की सुरमंगलम थाने को दूसरा स्थान मिला, जबकि अरुणाचल प्रदेश के चारलांग जिले खारसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। 10 श्रेष्ठ थानों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कंठ पुलिस थाने को 8वां स्थान दिया गया है। प्रतापगढ़ में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को समस्याओं से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने और खेतों की सिंचाई और उपज के उचित मूल्य दिलाने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रतापगढ़ के किसानों की समस्याओं, नहरों की सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने के लिए निर्देश दिए जाने की बात कही और वो बुंदेलखंड में नल की व्यवस्था किए जाने की शुरुआत के साथ प्रतापगढ़ सहित फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या से निजात दिलाने के कार्य सरकार द्वारा किए जाने की बात कही। किसान हमारे लिए भगवान है और उसके लिए हर तरीके की सुविधा प्रदान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज हम लोगों ने समीक्षा करके जिस तरीके से नहरों की सफाई हो रही है और इसी के साथ साथ जो गांव में जलभराव हो जाता है उसके लिए ड्रेन की सफाई का पूरा खाता खींचा है। प्रतापगढ़ के हर नहर में टेल तक पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता है। किसान को खेत तक पानी मिले, किसान की आय में बढ़ोतरी हो और किसान को हर तरीके की सुविधा प्रदान हो, इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर स्थित अपने पैतृक गांव मोहनपुरा पहुंचकर ठाकुर जी के मंदिर में पूजा कर समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों में एक नया विश्वास जगा है। जम्मू कश्मीर के लोगों में एक विशेष प्रकार की प्रतिभा है। 8 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के 2 चरण सकुशल संपन्न हो गए हैं। जो कहा गया था कि चुनौती है, बड़ी चुनौती है, मुझे लगा कि इस चुनौती से ही अवसर मिल सकता है। पंचायत के चुनाव वहाँ हो रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। पहला चरण 28 नवंबर को खत्म हुआ था, दूसरा चरण कल 1 तारीख को खत्म हुआ। मुझे कल वहाँ पहुँचना है। 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। बाहर से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें लगती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि वहां के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास है। जो कुछ मैंने अनुभव किया है
112 111 दिनों में मैं कह सकता हूं कि प्रतिभा बहुत है वहां लोगों में। विधान परिषद की 11 सीटों की मतगणना विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ गुरुवार को सुबह शुरू हो गई है। विधान परिषद में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ व इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक के अलावा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद व गोरखपुर, फैजाबाद खंड शिक्षक सीट के लिए मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। लखनऊ, आगरा, वाराणसी व मेरठ में शिक्षक व स्नातक कोटे की 2-2 सीटों की मतगणना होगी। मतगणना 7 स्थानों पर एक साथ हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतगणना स्थल पर विशेष सतर्कता बरतने व कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाओं को चला रही है और उनकी फसल को अच्छे दामों में खरीद करना चाहती है। लेकिन जब विभाग के ही इन किसानों का दुश्मन हो जाएं तो भला इनको लाभ कैसे मिलेगा? जिले में किसानों से कम रेट पर धान खरीदने वाले क्रय केंद्र प्रभारी के विरुद्ध जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। धान बेचने में अनियमितता करने के आरोप में एक विक्रेता किसान पर भी कार्रवाई की गई। श्रावस्ती जिले में संचालित राजकीय धान क्रय केंद्र पर धान खरीद के नाम पर किसानों को ही लूटा जा रहा है। किसानों से सरकार के निर्धारित मूल्य 1868 में धान खरीद न करके 1500 रुपए में धान खरीद की जा रही थी। वहीं मिली अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी टी.के. शिबू खुद क्रय केंद्र पर जांच करने पहुंचे। वहां पर किसानों ने धान खरीद में केंद्र प्रभारी पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव हरिराम निर्धारित मूल्य से कम कीमत में उनका धान खरीद रहे हैं। करणपुर है, इसमें डीएम साहब ने खुद जांच किया था। जांच हमको सौंपी गई थी, तो उसमें जो शिकायत करता था मुंसलिम जो शिकायत करने वाला था, वो उसके पास जितना खेत है उससे कहीं ज़्यादा बेच दिया था। 100 कुंटल होना चाहिए था उसका 45 कुंटल, वही प्रेशर बना रहा था। तो इससे ये जब जांच की गई तो दोनों को मिली भगत मिली, इस कारण से जो जांच मैंने भेजा उसके खिलाफ FIR लाज हो गई है। जो धान क्रय प्रभारी केंद्र है हरिराम। मुख्यमंत्री के द्वारा समय पर सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने के दिए गए निर्देशों के बाद कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने विकास भवन में औचक निरीक्षण किया। विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने सभी विभागों में कमियां देख नाराजगी जाहिर की। वहीं कई दफ्तरों में रजिस्टर चेक किए लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं दिखे। मुख्यमंत्री की योजना हर दफ्तरों में IGRS से शिकायत करने वालों का समाधान हो जिसका रजिस्टर भी हो, लेकिन कई दफ्तरों में IGRS की शिकायत के रजिस्टर नहीं देखने को मिले। उन्होंने विभाग की कमियों को सही करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि हर कार्यालय में समय से अधिकारी आ जाएं। 10 बजे से उनको अपने ऑफिस में रहना चाहिए और सबसे प्राथमिकता उनको देना चाहिए जनता दर्शन पे और जनता की शिकायतों पे, और ना केवल शिकायतों पे, जो शिकायतें आ रही हैं उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने पूरे विकास भवन का निरीक्षण किया और लगभग 3 घंटे ये निरीक्षण चला। हमारे यहाँ पूरे विकास भवन में 3 फ्लोर्स हैं और इसमें 21 विभाग हैं। तो हर विभाग के कार्यालय का मैंने इंस्पेक्शन किया और मुख्यतः मैंने 4-5 चीज़ें वहाँ पे देखी। पहले तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया जिसमें देखा गया कि उपस्थिति है कि नहीं। तो अटेंडेंस रजिस्टर हर जगह ठीक पाया गया, लेकिन जहाँ छुट्टियाँ दर्ज थी जो CL थे EL थे वो उन्होंने अवकाश पंजिका में अंकित नहीं किए थे। कुछ अधिकारी बिना स्वीकृति के छुट्टी गए हुए थे, जैसे जिला कृषि अधिकारी, उन्होंने बिना स्वीकृति लिए वो लीव पे गए थे, जो स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। इसके लिए हम उनका स्पष्टीकरण मांगेंगे और कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे कि अगली बार से बिना स्वीकृति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पे ना जाए। जनपद फतेहपुर से गन्ना खरीद के लिए जिला गन्ना सहकारी समिति ने 8,85,000 क्विंटल की खरीद हैदरगढ़ चीनी मिल को दी है। चीनी मिल को गन्ना खरीद के लिए जिले भर में 11 गन्ना खरीद केंद्र खोलने हैं। चीनी मिल ने अब तक 10 गन्ना खरीद केंद्र खोल दिए हैं। गन्ना खरीद के बारे में जानकारी देते हुए गन्ना सचिव जसवंत सिंह ने बताया कि चीनी मिल गन्ना खरीद के लिए पहले किसानों को खरीद पर्ची समिति के माध्यम से पहुंचाती रही है। इसमें कई बार गन्ना किसान तक पर्ची नहीं पहुंच पाती थी। इस पर शासन ने गन्ना खरीद पर्ची की व्यवस्था को बदल दिया है। अब मैनुअल गन्ना खरीद पर्ची की जगह किसान को गन्ना सर्वे के दौरान रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर पर SMS जाएगा। उसमें गन्ना खरीद की तिथि अंकित होगी। किसान खरीद केंद्र पर इसी SMS से गन्ने की तौल करा सकेगा, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
देखिए सुविधाजनक है एक तरह से। अगर SMS में सुविधा मिलती है तो कोई टोकन अगर खो भी जाता है तो उस पर डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि टोकन टिकट नंबर आ जाता है मोबाइल में मैसेज में। तो डिलीवरी करने में सुविधा भी है और आसानी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। और अपना वो डिलीवरी के हैं और मिल ने कांटे अपने चालू कर दिए हैं और उसकी खरीद भी की जा रही है और एक तरह से सुविधाजनक। तो बदलाव ठीक है। जो पोजीशन 2 साल पहले थी किसानों की उपज की, वो पोजीशन अब तो कुछ बेहतर है पहले से, और गन्ना के पेमेंट वगैरह भी पहले से अच्छे हो रहे हैं तो किसानों के। और इस कोरोना काल में पेमेंट जो जिनका बाकी रह गया था वो भी आ गया है, तो सुविधाएं बढ़िया हैं। ये सरकार ने ये योजना जो निकाली है कि गन्ना किसानों के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत सुविधाजनक है कि अब तौल जो होगी तो पर्ची से ना होके मोबाइल के द्वारा SMS किया जाएगा, उसी से तौल होगी। जो बिचौलिया बीच के जो तौल कराते थे वो ख़त्म हो जाएगा। अब सीधे किसान को जो है डायरेक्ट फ़ायदा होगा, इसमें बिचौलिया का कोई लेन देन नहीं रहेगा। इसमें सुविधा जो व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें यह है कि जो पहले पर्चियाँ दबा दी जाती थी, किसान को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था कांटा सेंटरों में, वो नहीं होगा, क्योंकि SMS द्वारा समय दिन सब कुछ निर्धारित रहेगा। इससे किसानों का समय बचेगा और उसी समय में अपना गन्ना कांटा पहुंचा दिए। के थ्रू किसानों से खरीद की जाती थी, इसके बजाय अब इन लोगों को एक SMS भेजा जाएगा और जिससे इनको पता चलेगा कि इनको अपनी उपज कब लाकर बेचनी है। मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि इनकी उपज जो है इनको सही टाइम पर उसको काट कर सही टाइम पर बेचकर ये उसका सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे और इससे इनकी जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है जो किसानों की आय दुगनी करने की, मेरे ख्याल से वो पूरी हो पाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ललितपुर के 50 से अधिक बेरोजगारों को अपना रोजगार खड़ा करने में बड़ी सहायता मिली है। 35% तक सब्सिडी वाली इस योजना में 5 करोड़ से अधिक का लोन देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम किया गया। ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय में कृषि में स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ओंकार सिंह ने प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने के अभियान में जुटे। जिला उद्योग केंद्र की PMEGP योजना से 15 लाख की सहायता से वरदान नाम से जैविक खाद निर्माण केंद्र खुला। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसान संगठनों और सरकार के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत जारी। बैठक के पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MSME इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और ODOP के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। कहा, MSME को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया पैकेज। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 89,73,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट पहुंचा 94.11%। और प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतगणना जारी। शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों के लिए 1 तारीख को हुआ था मतदान। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।